अगला सवाल है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7.9। इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। देखो, जेई हो या नीट, क्या दिक्कत होती है? सवाल ही नहीं बनता है। जो भी सवाल हम बोर्ड पर बता रहे हैं, सारे सवालों को ठीक ठीक से समझ के अगर बना जाते हो तो दिमाग जो है ना, कॉन्फिडेंस से भर जाएगा और इंतजार करेगा उस सवाल का, कहां है, कहां हो तुम, आ जा। इसलिए सारे सवालों को ध्यान से समझोगे। ऐसा ऐसा टेक्निक बताऊंगा सवाल बताने का कि मन खुश हो जाएगा तुम्हारा। देखो ये सवाल क्या कह रहा है कि एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म रॉड। नॉन यूनिफॉर्म रॉड समझते हो क्या होता है? रॉड अगर यूनिफॉर्म होता तो उसका सेंटर ऑफ मास बीच में आ जाता, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फिलहाल सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में आ जाता। लेकिन कहता है कि नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में नहीं है। रॉड का जो एक छोर है ना, वो इधर रस्सी से बंधा हुआ है और ये वाला एंगल कुछ दिया हुआ है, बताता हूं कितना है। और दूसरा छोर जो है ना, इस तरह से है और ये वाला एंगल कुछ दिया हुआ है। ये वाला एंगल दिया हुआ है 36.9 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल। और ये वाला एंगल दिया हुआ है 53.1 डिग्री। सही है? तो सवाल में बोल रहा है 2 मीटर लंबा बार है ये। कैलकुलेट द डिस्टेंस डी ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बार फ्रॉम इट्स लेफ्ट एंड। यानी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या बीच में होगा? पता नहीं कहां होगा। तो मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर है, ये मान लेते हैं W है, वजन इसका, वेट इसका W है। तो यहां से इस इंड से जो ये D होगा ना, वो कितना होगा, ये पूछ रहा है सवाल में। सवाल क्लियर है? क्या कर रहा है? कहते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म बार है जिसका वेट W है और इस तरह से लटका हुआ है। तो कहता है कि लेफ्ट इंड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी कितना होगा। यही सवाल है। कैसे बनाओगे? बहुत आसान है। सबसे पहले तो इस एंगल का दहशत को हटाना पड़ेगा दिमाग से, तो थोड़ा सा अकल लगाना सीखना पड़ेगा। तो इस एंगल को तुम मान लो 36.9 है ना, 37 डिग्री मान लो। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको, और इसको पहले मान लो 53 डिग्री। और हम लोगों को पता है इस तरह की बात, 3 4 5 कहानी जानते हो कि नहीं? 3 4 5, 4 के सामने 53 डिग्री और 3 के सामने 37 डिग्री। तो इस प्रकार से साइन 37 कोस 37, साइन 53 कोस 53 का वैल्यू हम लोग निकालना जानते हैं। ये हो गया। अब एक बात बताओ, बॉडी चल रहा है कि घूम रहा है? बॉडी ना तो चल रहा है ना ही बॉडी घूम रहा है। सही है। इधर के तरफ का टेंशन हम मान लेते हैं T1 और इधर के टेंशन को हम मान लेते हैं T2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट तोड़ देंगे। क्यों ऐसा तोड़ देंगे बताओ? क्योंकि बॉडी ना तो चल रहा है ना ही बॉडी घूम रहा है। तो इसका मतलब राइट वाला फोर्स बराबर लेफ्ट बराबर फोर्स, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। और घूम नहीं रहा है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेंगे तो बराबर 0 आ जाएगा। इत्मीनान से बनाओगे, हड़बड़ाओगे नहीं। तो ये हो जाएगा 37 डिग्री, तो ये भी 37 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा T1 cos 37 डिग्री और cos 37 बराबर पता है 4/5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। और इधर कितना होगा? T1 sin 37 डिग्री, वैल्यू रख दो यहीं पर। sin 37 डिग्री का मतलब 3/5। और इसको काट देते हैं, काहे? इसी के बदले ना ये दोनों हो गया। इसी तरह से इधर करो, ये 53 डिग्री है तो ये T2
ये भी 53 हो जाएगा। T2 cos 53 डिग्री हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा T2 इंटू 3/5, और इधर हो जाएगा T2 साइन 53 डिग्री। कंपोनेंट तो तोड़ना आ ही गया होगा। T2 साइन 53 डिग्री का मतलब 4/5, सही है। काम तो हो गया है, इसको मिटा देता हूं। अब देखो, जैसा कि बताया कि बॉडी चल नहीं रहा है, तो इसका मतलब ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, दायां वाला फोर्स बराबर बायां वाला फोर्स। तो इन दोनों को पहले बराबर कर देते हैं। लेफ्ट वाला फोर्स है T1 इंटू 3/5, F बराबर 0 का हिसाब किताब लगा देता हूं। F बराबर 0 का मतलब लेफ्ट फोर्स बराबर राइट फोर्स, ऊपर फोर्स बराबर नीचे फोर्स। T1 इंटू 3/5 बराबर हो जाएगा T2 इंटू 4/5, 5 कैंसिल हो जाएगा। T1 इज इक्वल टू 4/3 इंटू T2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको नहीं काटा, इसको भी काट दो। ये तो हो गया। अब देखो, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, ऊपर में कितना है T1 इंटू ऊपर का फोर्स बराबर 4/5 T1 प्लस 3/5 T2, 3/5 T2 इज इक्वल टू W वेट इसका, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। कर देते हैं, T1 के बदले यहां रख दो 4/5 T1, T1 के बदले 4/3 T2, 4/3 T2, 4/3 T2 प्लस 3/5 T2 बराबर W। अब यहां से देखो, नीचे 15 आया 16, यहां पर भी 3 से करेंगे 16 ना 25, 25/15, 25/15 T2 बराबर हो जाएगा वेट W, इसलिए T2 बराबर 15/25 W। 15/25 का मतलब हुआ, किधर लिख देता हूं मैं, 15/25 का मतलब हुआ 5 तिया 15, अब 25, इतना W। इसको पहले यहां रख लो। अब क्या करना है, क्योंकि ये घूम नहीं रहा है, तो इसका मतलब हुआ टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट लो 0 हो जाएगा। तो इसके अबाउट टॉर्क लो, इसके अबाउट टॉर्क, किसी के अबाउट भी टॉर्क ले सकते हो। ये 2 मीटर लंबा है। कितना है ये? 2 मीटर लंबा है, 2 मीटर, याद रखना। यानी यहां से यहां के बीच का दूरी 2 मीटर है। तो टॉर्क अबाउट ए हम लोग 0 कर देते हैं। तो टॉर्क अबाउट ए को 0 करोगे तो तुमको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर क्लॉकवाइज टॉर्क। तो इसके अबाउट अगर टॉर्क लेंगे, इसके अबाउट अगर टॉर्क लेते हैं, तो इसके कारण टॉर्क 0 हो जाएगा, इसके कारण टॉर्क 0 हो जाएगा। इसके कारण देखो, ये लाइन ऑफ एक्शन इसका इसी से पास कर रहा है, तो इसके कारण भी टॉर्क 0 हो जाएगा। यानी ये वाला फोर्स इसके अबाउट बॉडी को घुमाने की कैपेबिलिटी नहीं रखता है, तो इसके कारण टॉर्क 0। तो खाली इसके कारण टॉर्क होगा, इसके कारण टॉर्क होगा, इसके कारण टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, इसके कारण टॉर्क क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब हुआ कि टॉर्क तो यहां 0 है, टॉर्क बराबर क्या है? 0 है। तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर क्लॉकवाइज टॉर्क। तो एंटी क्लॉकवाइज में टॉर्क कितना है? एंटी क्लॉकवाइज में टॉर्क है T2 इंटू 3/5, T2 इंटू 3/5 फोर्स हुआ, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर। यहां से ये हो गया, अब बराबर हो गया, बराबर क्या हो गया? W इंटू डी, W इंटू डी, W इंटू डी हो गया। अब क्या करो, T2 का वैल्यू यहां से फिट कर दो, एक बार में आ जाएगा D। तो T2 का वैल्यू यहां से 3/5 W है, T2 का मान 3/5 है। यहां लिख देता हूं ना, W इंटू डी बराबर T2 का मान रख दो 3/5 W, ठीक, इंटू 6/5 हो जाएगा, इंटू 6/5, इंटू
6/5, ये W से W गया, D आ जाएगा। 18/25 हुआ। कितना हुआ? 18/25। ये क्या चीज में हुआ? मीटर में हुआ। क्या चीज में हुआ? मीटर में, क्योंकि मीटर में है ना। अगर इसको सेंटीमीटर में करोगे तो क्या हो जाएगा? 100 से गुना करो, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 25 गुना 4 100, 18 गुना 4 72, 72 सेंटीमीटर इसका आंसर हुआ बच्चा। इसको रट लो, मतलब समझ लो। जितना भी सवाल बता रहे हैं ना, छोड़ना मत। सारे सवालों को प्रैक्टिस तो जरूर कर जाओगे। एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो सारा सवाल देखा हुआ नजर आएगा। मजा आ जाएगा सवाल जब सामने आएगा। तो अगला सवाल देखो। अगला सवाल नहीं, अगला कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम लोग। नोट्स को देखो ध्यान से। क्या है देखो, पहले की कहानी में क्या था कि ये एक रड था जिसको हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, और यहां पर रड हिंज्ड है, HINGED, हिंज्ड है। हिंज्ड मतलब कील ठोकना, और ये बंधा हुआ है। तो हम लोग क्या देखे थे? बस इसमें इसका यहां पर इसका वेट लग रहा था mg, और निकाले थे इसमें टेंशन और इसमें टेंशन कितना। इसमें टेंशन अगर T है और यहां नॉर्मल रिएक्शन N है, तो देखे थे हम लोग N बराबर T और mg का आधा था, ये आ रहा था, ये देखे थे। लेकिन अब का कहानी कुछ अलग है। अब क्या कर दिए हम लोग, यहां पर क्या कर दिए हैं कि ये जो रस्सी है ना, ये रस्सी, इसको क्या कर दिए देखो, क्या कर दिए, एक कैंची से काट दिए। कैंची से काट दिए। जब उस कैंची से इसको काट देंगे तो अब रड ऐसे हो जाएगा फ्री, रड ऐसे हो जाएगा। तो इसके अबाउट क्या होगा? ऐसे गिरने लगेगा, ये गिरने लगेगा। इसका सेंटर ऑफ मास से इसका वेट पास करेगा mg। तो अब सवाल में बोल रहा है कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा। इसका एंगुलर एक्सेलरेशन इसके अबाउट ऐसे जाएगा ना, तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। अब देखो ये वाला सवाल में बॉडी चल रहा है कि घूम रहा है, इसको पकड़ना है। सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि बॉडी घूम रहा है, लेकिन प्रश्न उठता है कि बॉडी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बताए थे जब बोले कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो उसके सेंटर ऑफ मास के बारे में सोचेंगे, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो सेंटर ऑफ मास इसका चल रहा है, इसका मतलब बॉडी चल भी रहा है और बॉडी घूम भी रहा है। तो इसका मतलब ना तो नेट फोर्स बराबर 0 होगा और ना ही नेट टॉर्क बराबर 0 होगा। समझे बात? तो ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे? टॉर्क निकाल, अल्फा निकालना है। तो हम लोग को पता है ना कि टॉर्क बराबर आई अल्फा होता है, पढ़े हो कि नहीं? टॉ बराबर आई अल्फा, टॉ बराबर आई अल्फा, याद रखना। अगर कोई बॉडी फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करे तो टॉ बराबर आई अल्फा होता है। नहीं, एल मतलब एंगुलर मोमेंटम, एल बराबर आई ओमेगा होता है, ये सब जान लो। काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। ये छोटी छोटी बातें को जानना चाहिए, ठीक। तो टॉ बराबर आई अल्फा से इसका अल्फा निकल जाएगा, बहुत आसान है। टॉ बराबर कितना है इसमें देखो, टॉर्क देखो, यहां पर कुछ फोर्स लगेगा, इसके अबाउट फोर्स लगेगा, मान लेते हैं एन। पहले एन था ना, अब भी एन नहीं रहेगा, एन डैश कर देते हैं फिलहाल। ये वाला एन और ये वाला एन अलग हो जाएगा, याद रखना। इसका वैल्यू कितना होगा बताऊंगा। इसका mg/2 है ना, t बराबर mg/2 है ना, आगे तुमको सिखाएंगे ये mg/4 हो जाता है। कितना हो जाता है? mg/4, एडवांस में सिखा दिया तुमको, चलो ये बाद में आएगा। तो इसके अबाउट टॉर्क निकालते हैं। तो इसके अबाउट तो एक ही फोर्स है, ये लग रहा है, और इसका टोटल का मास m है और लेंथ l है। तो ये मास mg है और लंबाई l/2 है। तो टॉर्क बराबर कितना हो जाएगा? mg इंटू l/2। अब ये टॉर्क बराबर, इसी टॉर्क बराबर आई अल्फा कर देंगे हम लोग। तो I इंटू अल्फा, अल्फा निकालना है। ये देखो मेथड नंबर 1 बता रहा हूं, 2 मेथड से इसको बताएंगे तुमको। मेथड नंबर 1 बता रहे हैं। तो टॉ बराबर आई अल्फा हो गया, और तुमको पता है कि इसके अबाउट, अब सवाल उठता है कि टॉ किसके अबाउट ले, आई किसके अबाउट होगा, अल्फा किसके अबाउट होगा। तो याद रखना, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट करेगा उसी के अबाउट टॉर्क लिखेंगे, उसी के अबाउट आई लेंगे और उसी के अबाउट अल्फा होगा। तो आई बराबर इसके अबाउट कितना होगा पता है?
कितना होगा एम एल स्क्वायर बट्टा ज्यादा की कम, इसके अबाउट ज्यादा कि इसके अबाउट ज्यादा, इसके अबाउट ज्यादा, तो याद है एम एल स्क्वायर बटा 3 रखना था, इसके अबाउट एम एल स्क्वायर बटा 12 होता है इंटू अल्फा। अब बराबर हो जाएगा एम जी इंटू एल बाय 2, तो अल्फा बराबर कितना हो गया याद कर लेना, मतलब समझ लो ये एम एम कैंसिल हो जाएगा, 3 जी बटा 2l याद कर लो, ठीक से 3 जी बटा 2l, ठीक से इसको समझ लो, रटना नहीं, रटना नहीं, समझने का कोशिश करोगे, समझने का कोशिश करोगे क्या है। उसी को मेथड नंबर 2 से समझो। ये रॉड है, ठीक, यहां से हिंज किया हुआ था ये, मेथड नंबर 2 से ये अल्फा निकालना है ना, अल्फा, इसका सेंटर ऑफ मास है ये एम जी देगा। अल्फा क्या है, एक्सलरेशन है। जैसे कि ए बराबर लीनियर जो होता है उसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, नेट फोर्स अब बटा टोटल मास पढ़ते हैं हम लोग, नेट फोर्स बटा टोटल मास। तो इसमें क्या होगा, नेट टॉर्क, क्या नेट टॉर्क डिवाइडेड बाय टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नेट टॉर्क डिवाइडेड बाय टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। और आगे जाके क्लियर हो जाएगा। नेट टॉर्क मतलब क्या होता है याद रखना, एक टॉर्क है जो बॉडी को घुमाएगा, घुमाने वाला टॉर्क, ठीक, घुमाने वाला टॉर्क, और दूसरा होगा रोकने वाला टॉर्क। अलग ही स्टाइल है कि नहीं, घुमाने वाला टॉर्क माइनस रोकने वाला टॉर्क डिवाइडेड बाय टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये याद रखना, घुमाने वाला टॉर्क माइनस रोकने वाला टॉर्क डिवाइडेड बाय टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे ए में चलाने वाला फोर्स और माइनस रोकने वाला फोर्स, ये हुआ नेट फोर्स बटा टोटल मास। अब यहां पर एक बात बताओ, इसके अबाउट बॉडी को कौन फोर्स है जो घुमा रहा है, सिर्फ और सिर्फ यही है, यानी यही तो इसके कारण जो टॉर्क होगा सिर्फ वही घुमाएगा, तो इसके कारण टॉर्क कितना हो जाएगा एम जी इंटू एल बटा 2, घुमाने वाला टॉर्क और रोकने वाला टॉर्क तो कोई है ही नहीं इसको, इसके अबाउट अगर ये फोर्स भी लग रहा है ये, तो ये ना तो घुमाएगा और ना तो रोकेगा, इसके अबाउट टॉर्क 0 हो जाएगा इसके लिए। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना होगा एम एल स्क्वायर बाय 3, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, एम एम कैंसिल हो जाएगा, 3 जी बाय 2l। धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखो ना, शीट में देखो अगला पॉइंट, रॉड वही है लेकिन अगर उस रॉड को हॉरिजॉन्टल से छोड़ दें, जब वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाने लगेगा, थीटा एंगल, तो उस समय उसका कितना होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, ये बताना। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। हमको पता है करना क्या है, हमको करना क्या है, टॉ बराबर आई अल्फा करना है। मेथड 1 में टॉ बराबर आई अल्फा कर देना है, टॉर्क निकाल लेंगे बराबर आई इंटू अल्फा कर देंगे। तो टॉर्क कैसे निकालेंगे, देखो यहां टॉर्क फोर्स देखना है कि कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। जब पता चल जाएगा कि कौन कौन सा फोर्स है तो उसी कारण टॉर्क निकाल देंगे, बराबर लिख देंगे आई अल्फा। अब देखो यहां पर हिंज्ड है तो यहां पर लगेगा कोई फोर्स लगेगा, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। और दूसरा देखो यहां पर इसका हम मान लेते हैं वेट लगेगा mg, सही है, ये रॉड है। तो इसके अबाउट रोटेट हो रहा है ना, तो इसके अबाउट टॉर्क निकालना, इसके अबाउट। तो टॉर्क बराबर क्या होगा, देखो फोर्स तो ये हो गया, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, अब फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से ये हो गया परपेंडिकुलर दोनों। ये रॉड का टोटल मास m है और लेंथ l है। तो ये वाला जो रॉड का लंबाई है ना, ये वाला यहां से यहां कितना होगा रॉड का लंबाई, ये है l, नहीं ये है l और ये है l बटा 2, तो ये हो जाएगा l बटा 2, तो ये हो जाएगा l बटा
ये कितना होगा L/2 cos थीटा, L/2 cos थीटा हो जाएगा ये। तो टॉर्क बराबर क्या होगा बताओ? टॉर्क बराबर हो जाएगा mg, mg हुआ फोर्स, और mg के लाइन ऑफ एक्शन से, mg के लाइन ऑफ एक्शन से जिसके अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं ना, उसका परपेंडिकुलर दूरी देखना ये। तो ये हो जाएगा L/2 cos थीटा, और ये टॉर्क बराबर I इंटू अल्फा, बराबर I अल्फा, नीचे भी कर सकते हैं, यही कर दो, इस टॉर्क बराबर I इंटू अल्फा। तो I बराबर कितना है? वही चीज है mL² बटा इसके अबाउट टॉर्क लेना है, कंफ्यूज मत कर लेना, ये मत समझना कि इसके अबाउट टॉर्क लेंगे, इसके अबाउट टॉर्क लेते तो mL² sin स्क्वायर थीटा बटा 3 होता, वो नहीं, इसके अबाउट टॉर्क है, कंफ्यूज मत करना। तो mL² बटा 3 I इंटू अल्फा। तो अल्फा बराबर कितना होगा? अल्फा हो जाएगा GL cos थीटा, इधर गया 3L खत्म हो जाएगा, अब बटा 2L, ऊपर का L समाप्त हो जाएगा। 3G cos थीटा बटा 2L, ये हो जाएगा आंसर। नहीं देखो, M से M कैंसिल हो गया ना, M से M कैंसिल हो गया, एक L से एक L कैंसिल हो गया, ठीक। तो ये 3 गया ऊपर और 2 नीचे है, 3/2 3G cos थीटा बटा 2 इंटू L। सीट में आगे देखो, उसी सवाल को दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं, सिर्फ समझो। ये रड था, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा था, तो ये अल्फा निकालना था हम लोगों को, ये इसका सेंटर ऑफ मास था, नीचे आ रहा था mg, टॉर्क निकालना है ना, टॉर्क। इस बार क्या करते हैं, ये R लेते हैं और R का परपेंडिकुलर फोर्स ले लेता है इससे, यानी इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर तोड़ देते हैं, कहीं कहीं दिया हुआ रहता है, ऐसे करना नहीं, खाली समझ लो। देखो ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है, तो इसका परपेंडिकुलर लाइन है ये, इसका जरूरत नहीं है। तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला भी 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला हो जाएगा थीटा। बात समझ में आया? थीटा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। या ऐसे एक ट्रिक बताता हूं, इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है, जब दो लाइन के बीच में एंगल थीटा हो तो इसका भी परपेंडिकुलर और इसका भी परपेंडिकुलर लेंगे तो उसके बीच में भी एंगल थीटा ही आएगा। दो लाइन के बीच में थीटा एंगल, तो उसका परपेंडिकुलर लेंगे तो उसके बीच में भी थीटा एंगल ही रहेगा। तो इधर mg है, तो इधर कितना हो जाएगा? mg cos थीटा हो जाएगा, और इधर हो जाएगा mg sin थीटा। अब देखो, इसके अबाउट इसके कारण टॉर्क होगा? नहीं होगा, जीरो होगा, सिर्फ इसके कारण टॉर्क होगा। तो टॉर्क बराबर क्या होगा? mg cos थीटा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2, ये टोटल L है तो L/2। अब बराबर हो जाएगा I अल्फा, I अल्फा क्या? I अल्फा, I बराबर mL²/3 इंटू अल्फा, निकल गया अल्फा बराबर 3G cos थीटा बाय 2L। अब उसी क्वेश्चन को कुछ इस तरह से पूछेगा, तो जैसे ये रॉड है, सही है, रॉड है, और यहां हिंज है, हिंज्ड है यहां। अब बोलेगा रॉड को छोड़ दिया गया वर्टिकल से, रॉड को वर्टिकल से छोड़ दिया गया। जब रॉड ये वर्टिकल से थीटा एंगल बनाने लगेगा तो उस समय इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा? ये सवाल जानते हो, एकदम अलग अलग स्टाइल में क्यों बता रहे हैं? हर तरह का सवाल इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम ऑलराउंडर बन जाओ, सवाल कहीं से आए बना देंगे उसको। तो तुमको पता है ना कि अल्फा निकालने के लिए टॉर्क चाहिए,
टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा होता है। तो टॉर्क किसके अबाउट? टॉर्क उसके अबाउट जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है। किसके अबाउट? अल्फा, जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है। किसके अबाउट? आई, जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है। यानी सब कुछ ओ के अबाउट लेना है यहां पर। तो टॉर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्स पहले देख लेते हैं कौन कौन सा बॉडी पर फोर्स लग रहा है। तो एक फोर्स यहां पर यहां लगे mg, फोर्स हुआ। टॉर्क बराबर क्या होता है? टॉर्क बराबर हम लोग जानते हैं फोर्स इनटू फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स है और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर दूरी ओ का कितना होगा ये बताना है। बताओ। तो रॉड का मास m है और लेंथ l है, ध्यान रखना। रॉड का मास m है, लेंथ l है। तुमको पता है ना ये l है तो ये l/2 हो जाएगा। तो ये दूरी अब बराबर ये दूरी हो जाएगा। ये दूरी यहां से देखते हैं। ये जो है ना ये l/2 cos थीटा ये वाला हो जाएगा और ये हो जाएगा l/2, ये वाला हो जाएगा l/2 sin थीटा। यानी यही दूरी ये होगा ना। तो टॉर्क बराबर होगा फोर्स अगुना लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर दूरी। तो ये हो जाएगा mg हुआ फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ? l/2 इंटू साइन थीटा। और इसी टॉर्क को काहे दूसरा लाइन में जाओगे, इसी लाइन में लिख दो। टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा लिखते हैं हम लोग, आई इंटू अल्फा। तो आई किसके अबाउट? इसके अबाउट। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना होगा? बोलो कितना होगा, बताओ। तुम्हें बताओ कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट? यस, ml²/3। वेरी गुड, ml²/3 हो जाएगा इंटू अल्फा कर देंगे। तो इस तरह से अल्फा बराबर कितना आ जाएगा? इधर आएगा 3m तो कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा और 3 बचेगा, g बचेगा और l से l कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू l भी एक बच जाएगा, एक l कट के एक l बच जाएगा। समझ में आ रहा है? ये सवाल आगे मिलेगा तुमको फिर से दोबारा। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। नोट्स में आगे देखो, ये एक डिस्क है। क्या है? डिस्क। इस बार डिस्क को क्या किया है ना, इसके अबाउट हिंज्ड किया गया, इसके अबाउट डिस्क है। तो छोड़ देंगे तो बोल रहा है इसका कितना होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। डिस्क का मास m है और रेडियस r है, इसके अबाउट। पता है हम लोग को करना क्या है? हम लोग को पता है कि करना क्या है। पहले टोटल फोर्स दिखा देंगे बॉडी पर, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो एक फोर्स तो यहां से जाएगा और एक फोर्स यहां लगेगा, ऐसे नहीं। तो बॉडी छोड़ देंगे तो किसके अबाउट रोटेट करेगा? इसके अबाउट नहीं, तो इसके अबाउट टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा कर देंगे। डिस्क है, ध्यान रखना। तो पता है कि टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा होता है। तो पहले टॉर्क का मान निकाल लो, टॉर्क का मान। इसके अबाउट टॉर्क जब निकालेंगे तो इसके कारण टॉर्क कितना होगा? 0। और इसके कारण टॉर्क mg इंटू आर हो जाएगा नहीं, टॉर्क अब बराबर हो जाएगा आई इंटू अल्फा। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसके अबाउट ICM हुआ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, ICM प्लस md²। IO कितना होगा? ICM प्लस md²। तो ICM बराबर कितना होगा? mr²/2 होगा। अब प्लस md², डी की जगह mr²/2, तो 3/2 mr², नहीं 3/2 mr² हो गया इंटू अल्फा हो जाएगा। तो ये अल्फा बराबर कितना? इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा तो क्या होगा? 2g/3r। आ रहा है मजा? बहुत मजा आ रहा है। अगला देखो, ये सवाल है, ध्यान से देखो क्या है। ये एक रॉड है और रॉड को रस्सी से इस प्रकार से बांध दिए। रॉड का मास है 10 kg। सवाल में कह रहा है कि फाइंड रिएक्शन फोर्स एट द हिंज। क्या कह रहा है? फाइंड रिएक्शन फोर्स एट द हिंज। नॉर्मल रिएक्शन नहीं कह रहा है। नॉर्मल रिएक्शन कहता तब तो
वो अलग बात है, नॉर्मल रिएक्शन कह ही नहीं रहा है, कहता है रिएक्शन फोर्स एट द हिंज। तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये हिंज है हमारा, समझ में नहीं आ रहा है कि यहां पर असल में फोर्स लगेगा किधर। जब ऐसी बात हो तो क्या करना है, अपने मन से एक फोर्स इधर मान लो, एक फोर्स उसको बोल दो आर एक्स, और अपने मन से एक फोर्स मान लो इधर और उसको बोल दो आर वाई। तो इस प्रकार से अगर इधर मेरा आर एक्स है रिएक्शन फोर्स का एक्स कंपोनेंट, और इधर मेरा आर वाई है रिएक्शन फोर्स का वाई कंपोनेंट, तो रिएक्शन फोर्स का रिजल्टेंट मेरा आर आ जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ये हुआ, यानी कुछ नहीं समझ आ रहा है तो एक इधर ले लो, अपने रिजल्टेंट आ जाए खुद ब खुद। अच्छा आइडिया है। अब एक बात बताओ, ये बॉडी घूम रहा है कि चल रहा है, यानी चल रहा है कि घूम रहा है? ये अब समझ में आ गया है कि बॉडी ना ही चल रहा है और बॉडी ना ही घूम रहा है। तो इसका मतलब हुआ अगर नहीं चल रहा है बॉडी तो नेट फोर्स 0 होगा, और नेट फोर्स 0 का मतलब दायां वाला फोर्स जितना होगा उतना बायां वाला फोर्स होगा, और ऊपर वाला फोर्स जितना होगा उतना नीचे वाला फोर्स होगा। और नेट टॉर्क 0 मतलब किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल दो बराबर 0 कर दो, नहीं घूम रहा है मतलब यही हुआ। तो देखते हैं करके। बॉडी पर पाल एक फोर्स यहां पर क्या लगेगा, वेट लगेगा mg, 100 न्यूटन हो जाएगा, 100 न्यूटन। दूसरा इधर टेंशन, रस्सी में इधर टेंशन है नहीं, तो उसको क्या करते हैं, दो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। एक कंपोनेंट इधर ले लेते हैं, एक कंपोनेंट इधर t cos 30, और दूसरा कंपोनेंट इधर ले लेते हैं t sin 30। अब देखो t cos 30 √3/2 होता है बराबर √3/2 इंटू टी हुआ है, और ये हो गया, ये कितना हो गया t/2 हो गया। इसको काट दो क्योंकि इसका काम हो गया, इसी को दो भाग में हमने बांट दिया। अब चूंकि बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स बराबर 0 होगा, और जब बॉडी पर नेट फोर्स 0 होगा तो दायां वाला फोर्स अब बराबर बायां वाला फोर्स। दायां वाला फोर्स कितना है, आर एक्स है, अब बायां वाला फोर्स कितना है, √3/2 इंटू टी है। एक हुआ इक्वेशन। ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स कितना है, आर वाई प्लस t/2, आर वाई प्लस t/2 बराबर 100 न्यूटन। दो हुआ। कितना अननोन है, अननोन की संख्या कितना है, आर एक्स है, आर वाई है, टी है, 3 अननोन है और 2 ही इक्वेशन है हमारे पास। और हम लोगों को पता चल चुका है कि जितना अननोन उतना इक्वेशन चाहिए, तब जाके अननोन सॉल्व होगा। तो एक और इक्वेशन ढूंढना पड़ेगा, बिल्कुल। अब देखो बॉडी तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी पर नेट टॉर्क 0 है। अब बॉडी पर नेट टॉर्क 0 का मतलब किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लो, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज में बराबर टॉर्क क्लॉकवाइज में। तो टॉर्क अबाउट हम लोग वो कर देते हैं, तो हम लोग टॉर्क अबाउट वो बराबर 0 कर देते हैं, क्योंकि बॉडी घूम नहीं रहा है तो नेट टॉर्क बॉडी पर 0 हो जाएगा। तो इसके अबाउट टॉर्क लेंगे तो देखो ये और ये, इसके वजह से टॉर्क नहीं होगा, इसके वजह से टॉर्क नहीं होगा, तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर क्लॉकवाइज टॉर्क कर देंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज में कौन ले जाएगा, इधर ले जाएगा t/2 इंटू ये l है, t/2 इंटू एल, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब क्लॉकवाइज टॉर्क 100, फोर्स हुआ 100, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2। तो इस प्रकार से ये 2 कैंसिल हो गया और l भी कैंसिल हो गया, तो t बराबर आया 100, t बराबर आया 100 न्यूटन, t बराबर आया 100 न्यूटन। और यहां 100 बिठा देंगे तो यहां 100/2 बराबर हो जाएगा, 100/2 बराबर 50 हो जाएगा। तो आर वाई बराबर यहां से कितना आया, आर वाई बराबर हो जाएगा 50। टेंशन तो आ गया। आर वाई बराबर 100/2 50, और आर एक्स बराबर 100/2 यानी 50√3। आर एक्स बराबर 50√3। तो इस प्रकार से आर बराबर क्या हो जाएगा, 50
√3 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, 2500 या 7500 और प्लस 2500, तो कितना हो गया 100 हो गया, 100 हो गया आर, यानी रिएक्शन फोर्स भी 100 न्यूटन ही लगेगा। मजा आया, पूरा मजा आया। अब अगला देखो। अब इस कहानी को ठीक से समझोगे। जैसे ये रॉड है, इससे पहले हम लोग पढ़े थे, ये बंधा हुआ है, यहां से बंधा हुआ है। जब यहां से बंधा हुआ था तो यहां लग रहा था इसका वेट mg, तो यहां का रिएक्शन फोर्स n और इस रस्सी का टेंशन t। तो हम लोग देखे थे कि n बराबर भी mg/2 आता था और t बराबर भी mg/2 आया था। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या है ना कि जब इसको काट देंगे, गिरने के लिए छोड़ देंगे, काट के क्या करेंगे, काट के गिरने के लिए छोड़ देंगे, तो यहां पर अब जो है ना, अब कितना लगेगा, ये पूछ रहा है सवाल में। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है? यानी एक साइड से रस्सी को काट देंगे तो कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा हिंज पर। यानी ऐसे समझो ना, ऐसे पकड़े हुए और इधर से छोड़ देंगे तो क्या होगा, ऐसे गिर जाएगा ऐसे, तो यहां पर कितना फोर्स लगेगा पहले याद कर लो। इसका आंसर हो जाएगा, बता देता हूं कितना हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा mg/4। इसको याद ही कर लो, ऐसे मैं प्रूव कर देता हूं, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, बॉडी चल रहा है कि घूम रहा है? दोनों हो रहा है। बॉडी घूम भी रहा है इसके अबाउट और उसका सेंटर ऑफ मास मूव भी कर रहा है, यानी सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन भी है और हिंज्ड के अबाउट रोटेट भी कर रहा है, दोनों हो रहा है इसमें। तो इसका मतलब हम लोग को ट्रांसलेशनल मोशन वाला फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा, F एक्सटर्नल बराबर m इंटू ए सेंटर ऑफ मास। क्या होता है? F एक्सटर्नल बराबर m इंटू ए सेंटर ऑफ मास होता है। यानी हमको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन चाहिए, और इधर की तरफ हमको पता है कि फोर्स लग रहा है mg, इधर फोर्स लग रहा है mg, तो इसका मतलब mg माइनस n नेट फोर्स बराबर m इंटू ए सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन चाहिए। अब एक बात तो पता होगा, क्या बात? जैसे ये कोई सर्कुलर पाथ पर पार्टिकल जा रहा है, अगर इधर का वेलोसिटी v है तो v बराबर ओमेगा r पर हो, और इधर का एक्सेलरेशन अगर a है, उसको टेंजेंशियल बोलते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो a बराबर अल्फा इंटू आर होगा, इसी को डिफरेंशिएट करोगे तो v बराबर ओमेगा r, a बराबर अल्फा r। तो इसका मतलब a जो है ना अल्फा इंटू आर हो जाएगा और r बराबर l/2, अल्फा इंटू आर और r बराबर l/2 होगा। यानी अल्फा अगर हो जाए ना तो काम हो जाएगा, अल्फा निकल जाएगा तो, और अल्फा निकालने तुम लोग को आता है, अल्फा बराबर क्या होगा, घुमाने वाला टॉर्क अब बटा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। घुमाने वाला टॉर्क कितना है यहां पर, इसके अबाउट टॉर्क कितना है घुमाने वाला, mg इंटू l/2, घुमाने वाला टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3। तो इस प्रकार से हमको पता है कि 3g/2l आ जाएगा, यहां रख देंगे 3g/2l इंटू l/2। तो इस प्रकार से कितना आएगा, 3g/4 आया इसका एक्सेलरेशन, 3g/4 हुआ एक्सेलरेशन। अब तो बन गया ना नेट फोर्स, ये लिख देता हूं, नेट फोर्स बराबर क्या होगा, नेट फोर्स बराबर mg माइनस n बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का जगह 3g/4। तो यहां से n बराबर क्या हो जाएगा, 3mg/4 माइनस mg/4 बराबर mg/4। ये तो मजा आ गया होगा, मजा। अच्छा सवाल था, रट लोगे इसको।
कितना, mg/4 यहां। यानी एक रड को दो आदमी पकड़ा हुआ है, एक तरफ से छोड़ दिया जाए तो दूसरे पर कितना फोर्स लगेगा, mg/4। और अगर दोनों पकड़ा हुआ है तब, रड यूनिफॉर्म है तब, ऊपर इधरो mg/2 और इधरो mg/2। एक तरफ से छोड़ देंगे तो इधर हो जाएगा mg/4। गजब है। अब अगला सेक्शन को ध्यान से पढ़ोगे, कनेक्टेड रोटेशनल मोशन। इसमें बताऊंगा ढेर सारा ट्रिक, ध्यान से देखोगे। जैसे देखो, जैसे ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक बॉडी यहां पर है और एक बॉडी यहां पर, दो बॉडी है और दोनों एक रस्सी से कनेक्ट है, मान लेते हैं। इसका मास है m2 और इसका मास है m। इधर की तरफ फोर्स लग रहा है F1 और इधर की तरफ फोर्स लग रहा है F2, और ये बन गया एक सिस्टम। तो सवाल में पूछ रहा है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये एक्सेलरेशन कितना होगा। तो पहले ट्रिक बताता हूं डायरेक्ट, उसके बाद प्रूव भी कर दूंगा, ठीक। याद रखना, एक्सेलरेशन बराबर हम लोग पढ़े हैं क्या, नेट फोर्स, पढ़े हो न्यूटन्स लॉ में, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। और न्यूटन्स लॉ में ही पढ़ाए हैं, नेट फोर्स का मतलब होता है एक फोर्स है जो चला रहा है बॉडी को, यानी मोशन को फेवर कर रहा है, और दूसरा फोर्स है जो मोशन को रोक रहा है। तो यानी इसको बोलेंगे चलाने वाला फोर्स, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे चलाने वाला फोर्स, और इसको बोलेंगे रोकने वाला फोर्स। बोलेंगे चलाने वाला फोर्स, लिख देता हूं चलाने वाला, ये रोकने वाला फोर्स छोड़ देता हूं। चलाने वाला फोर्स ये है, रोकने वाला फोर्स। तो नेट फोर्स का मतलब क्या हुआ, ये माइनस ये, तो इसका मतलब याद रखना, नेट फोर्स का मतलब चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स। डिवाइडेड बाय टोटल मास। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये A बराबर कितना हो जाएगा, F1 माइनस F2 नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2। इसमें जो ये टेंशन है ना रस्सी में, ये इंटरनल फोर्स है, टेंशन इंटरनल फोर्स है, और वो एक दूसरे को काट देगा। कैसे समझा दूं, जैसे देखो, जैसे इधर टेंशन अगर T है, इधर भी टेंशन T है, एकदम फटाफट समझाता हूं। देखो इस पर, देखो इसके बारे में अगर सोचे तो नेट फोर्स बराबर मास गुना एक्शन करेंगे, T माइनस F2, फटाफट देखो, T माइनस F2 बराबर M2 इंटू ए। यहां से देखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं, F माइनस टी, F1 माइनस टी बराबर M1 इंटू ए, और दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दोगे तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा F1 माइनस F2 इज इक्वल टू ए कॉमन आया, ए कॉमन आया तो M1 प्लस M2 इंटू ए आया, तो ए बराबर आ गया ना यहां पर। लेकिन ऐसे नहीं करोगे, याद रखोगे चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स बराबर नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये न्यूटन्स लॉ में हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, इसी का एप्लीकेशन हम लोग करेंगे रोटेशनल मोशन में। ध्यान से देखो अगला पॉइंट। अब इसको समझो, जैसे कि मान लेते हैं पुली है, ये क्या है, पुली, और ये उसका सेंटर है। न्यूटन्स लॉ में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, इधर से एक मास को लटकाए M1 और इधर से एक मास को लटकाए M2। मान लेते हैं M1 ज्यादा है तो ये नीचे की तरफ गिरेगा, और M2 कम है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। और सवाल में बोलेगा कि A का मान कितना होगा।
यहां पर ये जो है ना पुली मासलेस है। पुली क्या है? मासलेस है। न्यूटन्स लॉ में जाओगे, न्यूटन्स लॉ में अगर देखोगे तो पुली रहेगा मासलेस, पुली रहेगा मासलेस। लेकिन अगर इस पुली में मास दे दे तो समझ जाना कि अब प्रॉब्लम रोटेशनल मोशन का हो गया है। क्या समझोगे? प्रॉब्लम रोटेशनल मोशन का हो गया। यानी पुली अगर मासलेस तो समझेंगे प्रॉब्लम न्यूटन्स लॉ का है, और पुली में अगर मास दे दे तो समझेंगे कि ये रोटेशनल मोशन का हो गया। क्लियर है बात? यस। तो ए बराबर कितना होगा? देखो, इधर फोर्स लगा m1g और इधर फोर्स लगा m2g। अब एक बात देखो, ये मोशन को चला रहा है कि रोक रहा है? ऐसे हो रहा है ना मोशन, ऐसे हो रहा है। टेंशन यहां पर इंटरनल फोर्स है। याद रखना, नेट फोर्स बराबर मास गुना एक्सलरेशन होता है, और नेट फोर्स होता है हमेशा एक्सटर्नल फोर्स। और टी यहां पर इंटरनल फोर्स है, वो एक दूसरे को काट देगा, जैसे वहां पर दिखाए थे तुमको। तो ए बराबर क्या होगा? ए बराबर अभी बताए, क्या बताए? चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स। तो चलाने वाला यहां पर कौन है? ये है चलाने वाला। समझो, ये क्या है? कौन सा फोर्स है? यहां पर ये है चलाने वाला और ये है रोकने वाला। तो चलाने वाला m1g है, रोकने वाला m2g है। तो चलाने वाला कौन है? m1g, और रोकने वाला कौन है? m2g, और डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। समझ में आया कि नहीं बात? ये है चलाने वाला फोर्स, चलाने वाला, और ये है रोकने वाला। कम करके लिखता हूं, तो चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये न्यूटन्स लॉ में हम लोग सीख चुके हैं। टेंशन के बारे में भी पता है तुमको? याद है? याद कर लो। T बराबर कितना होता है? 2 इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू g। याद दिला देता हूं, याद करके रखा करो ये सब। नेक्स्ट देखो, अब एक दो एग्जाम्पल समझ लो इस पर। जैसे कि ये एक पुली है और यहां भी एक पुली है, दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, दोनों पुली है भाई। इसमें ये भी इस तरह से सपोर्ट दिया हुआ है, इसको भी इस तरह से सपोर्ट दिया हुआ है। थ्रीडीएम है और इधर का मास m है, लेकिन इसमें अलग है। इधर a बराबर 3mg है और इधर m मास है। तो इसका एक्सलरेशन अगर a1 है तो इसका भी a1 होगा, और इसका एक्सलरेशन अगर a2 है तो इधर तो कोई बॉडी है ही नहीं। तो a1 बराबर कितना होगा और a2 बराबर कितना होगा, और दोनों में से बड़ा कौन होगा ये बताना है। ये इसका सेंटर है, ये पुली है, और अभी तक ये पुली मासलेस है। पुली क्या है? मासलेस है। और जब तक पुली मासलेस रहेगा तब तक सवाल न्यूटन्स लॉ का मानोगे। तो बताओ a1 बराबर क्या होगा? a1 बराबर रोकने वाला फोर्स चलाने वाला फोर्स। देखो, चलाने वाला रोकने वाला, इधर कितना लगेगा? 3mg, इधर कितना लगेगा? mg। ये है चलाने वाला फोर्स, ये है रोकने वाला फोर्स। चलाने वाला फोर्स कितना है? 3mg। रोकने वाला फोर्स कितना है? mg। और टोटल मास कितना है? 3m प्लस m, 3m प्लस। तो कुल मिला के कितना हो गया? 3 में से 1 गया, 2mg बटा 2mg बटा 4m, यानी a1 बराबर g बटा 2। उसी प्रकार से a2 बराबर क्या होगा? a2 बराबर क्या होगा? अब देखो, इस पर देखो, इस पर नीचे लगेगा mg। तो चलाने वाला फोर्स इसको ऐसे है, चलाने वाला है 3mg, रोकने वाला mg। चलाने वाला है 3mg और रोकने वाला है mg, और डिवाइडेड बाय टोटल मास। कितना लोगे? कितना लोगे? ध्यान रहे, ये कोई मास नहीं है, ये फोर्स है। ये फोर्स है।
टोटल मास m है, तो बराबर कितना होगा, सब m कैपिटल स्मॉल सब एक ही m है, 3mg माइनस mg बराबर 2mg डिवाइडेड बाय m बराबर हो जाएगा 2g। तो A1 बड़ा कि A2 बड़ा, जानते हो A2 क्यों बड़ा हो गया? A2 इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि इसमें मास कम है, मास कम है तो इसलिए ये ज्यादा हो गया, और इसमें मास ज्यादा था। दूसरा बात देखो, ये कोई मास नहीं था, फोर्स था। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? तो इस पर, इस रस्सी में जो टेंशन है ना वो कितना है, हर जगह टेंशन है 3mg। कितना टेंशन है? 3mg, 3mg। हर जगह टेंशन कितना है? 3mg का टेंशन है पूरे रस्सी में। इसमें देखो, इसमें देखो, ये 3mg है तो इधर का टेंशन 3mg से कुछ कम ही होगा, क्योंकि इधर आ रहा है तो जरूर 3mg ज्यादा होगा, इधर कम होगा, यानी इसमें टेंशन जो है ना लेस देन 3mg होगा। बात समझ में आया? इसलिए A1 से बड़ा हो गया A2। नेक्स्ट देखो, अब देखो सवाल वही है, लेकिन पुली जो मासलेस था, अब पुली में मास हो गया। जो पुली मासलेस था अब उस पुली में मास हो गया, और ऐसे सपोर्ट करके रखा हुआ है। ये M1 है और ये M2 है। इस बार पुली का मास m है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया r है, रेडियस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, रेडियस r है। समझ में आया? और मान लेते हैं डिस्क है, और क्या मान लेते हैं ये डिस्क है, तो डिस्क का I बराबर क्या होगा? डिस्क का I बराबर हो जाएगा mr² बट्टा 2 हो जाएगा। सही है? अब देखो, अब पूछ रहा है सवाल में कि मान लेते हैं कि M1 ज्यादा है और M2 कम है, तो एक्सलरेशन ऐसे हो जाएगा, A1 को हटा दो, A लिख दो, यानी इसका एक्सलरेशन अगर A है तो इसका एक्सलरेशन भी A है, तो A बराबर व्हाट, A बराबर कितना होगा? याद रखना, कॉन्सेप्ट भूल न जाना। क्या क्या कॉन्सेप्ट बताए? चलाने वाला फोर्स, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स, रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास तो बहुत आसान है, चलाने वाला फोर्स इधर है, कौन है चलाने वाला फोर्स? M1g, और रोकने वाला फोर्स M2g। तो चलाने वाला फोर्स M1g, रोकने वाला फोर्स M2g, और डिवाइडेड बाय टोटल मास, सिस्टम का टोटल मास। इसका मास तो हुआ M1 और इसका मास तो हुआ M2, लेकिन प्रश्न उठता है कि इसका मास हम यहां कितना रखें, इसका मास, डिस्क का मास कितना रखें? तो डिस्क के मास का रखने का स्टाइल है, जिससे I बराबर mr² है, I बाय आर स्क्वायर जो होगा ना वो हो जाएगा यहां पर m/2। तो यहां याद रखना I बाय आर स्क्वायर लेना है। क्या लेना है यहां पर? I बाय, यानी जो बॉडी घूम रहा है ना उसका I बाय आर स्क्वायर लेना है। समझ में आया? तो यहां पर अगर ये डिस्क है, अगर ये डिस्क है तो इसका हुआ M1g चलाने वाला, रोकने वाला M2g, और टोटल मास M1 और प्लस M2 और प्लस m/2 लेना है। समझ में आया? पूरा समझ में आया? ठीक, क्लियर है? और यहां तो बॉडी घूम भी रहा है ना, घूम भी रहा है, तो अल्फा भी तो पूछेगा। तो तुमको पता है, ये सब तो पता है, यहां का एक्सलेरेशन अगर A है तो यहां का भी एक्शन A होगा, और A बराबर अल्फा इंटू आर कर देंगे। A बराबर अल्फा आर, ये सब समझते हो कि नहीं? अगर ये कोई पार्टिकल सर्किल में जा रहा है
तो v बराबर ओमेगा आर, और ए जो होगा टेंजेंट की तरफ, पता है कि नहीं, ए जो होगा टेंजेंट की तरफ वो होगा अल्फा इंटू आर। तो असल में ये तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना, एटी बराबर अल्फा इंटू आर। सही है। दूसरा, अल्फा निकालने का डायरेक्ट मेथड भी निकाल सकते हो, अल्फा को डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, अल्फा का वैल्यू कैसे? तो यहां पर जो अल्फा होगा ना, एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये है लीनियर वाला, ये है एंगुलर। तो इसमें लिखेंगे चलाने वाला फोर्स नहीं, टॉर्क, चलाने वाला टॉर्क माइनस रोकने वाला टॉर्क, बटा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलाने वाला टॉर्क माइनस रोकने वाला फोर्स बटा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे कर दोगे, कैसे करोगे? चलाने वाला फोर्स यहां पर क्या है, चलाने वाला टॉर्क। देखो इसके वजह से जो टॉर्क लगेगा ना, इसके वजह से टॉर्क, तो देखो ये दूरी है आर और ये फोर्स है mg, तो mg के लाइन से r दूरी है, तो ये वाला टॉर्क चलाएगा बॉडी को, और ये वाला फोर्स, ये वाला टॉर्क रोकेगा बॉडी को। तो नेट टॉर्क किधर होगा, ऐसे होगा ना, तो नेट टॉर्क इधर का टॉर्क माइनस इधर का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हो जाएगा m1g इंटू आर, m1g इंटू आर चलाने वाला टॉर्क, और रोकने वाला टॉर्क m2g इंटू आर रोकने वाला टॉर्क। समझ में आया बात? डिवाइडेड बाय इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल का। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी कितना आर है, तो m1 आर स्क्वायर हो गया, अब प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2 आर स्क्वायर हो गया, अब प्लस हो जाएगा आई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लिए, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लिए, और इसका भी ले लिए। आई बराबर हाफ है हमारे, इसको लिख देता हूं, आई बराबर यहां लिख देता हूं, डिस्क का कितना लेंगे, आई बराबर हाफ एम आर स्क्वायर, डिस्क था ना, हाफ है हमारे स्क्वायर। चाहो तो इसको प्रूव कर सकते हैं। देखो यहां पर अल्फा बराबर, यहां से देखेंगे तो आर नीचे ले जाओगे, आर नहीं, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा m1g माइनस m2g भागा आर इंटू ऐसे ऐसे। अब देखो एक आर कॉमन ले लो, कट जाएगा आर, तो एक आर बचेगा यहां पर m1 प्लस m2, आर एक कॉमन ले लो, बच जाएगा कि नहीं, बच जाएगा, यानी आर स्क्वायर कॉमन ले लो, आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे, दिमाग में काम कर रहा है। देखो m1g माइनस m2g भागा आर स्क्वायर, इधर आर ले लो, आर ले लिया, m1 प्लस m2 प्लस m बाय 2, इधर ले लिया आर स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर में आर कैंसिल हो गया, तो बच गया नीचे आर, तो देखो यहां पर भी आर को नीचे ले जाओगे तो यही आंसर आ गया। मजा आ गया, लेकिन ऐसे से बढ़िया ऐसे ही करोगे, ठीक रहेगा। ये थोड़ा सा परेशान लगता है कर रहा है, ये इजी लग रहा है, इजी। तो नेट फोर्स बटा टोटल मास, समझ में आया बात? कर दोगे एकदम सवाल, एकदम अजूबा ट्रिक बताया हूं, जल्दी जल्दी सवाल बनाने का टेक्निक है, मजा आ जाएगा इस तरह से सवाल को बनाओगे तो। देखो आगे, अब ऐसा रहेगा तो क्या करोगे, क्या बोला, उसको प्रूव कर दें, चलो पहले प्रूव कर देते हैं। अभी जो बताया ये था पुली, बहुत बढ़िया, ये उसका सेंटर है, ध्यान से समझना, प्रूव कर देता हूं। इधर जो मास है वो है m1, और इधर जो मास लटका है वो है m2। इसमें इस बार तो मासलेस है नहीं, इसका मतलब इसमें फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन, इसको स्लिप नहीं करने दे रहा है, ये बात है, फ्रिक्शन है, ये मासलेस नहीं है, मास है, मास m है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, रेडियस r है, और ये मान लेते हैं डिस्क है, और ये अगर m1g ज्यादा है तो ये नीचे आएगा,
और ये ऊपर जाएगा और इस तरह से घूमेगा अल्फा। सही है, प्रूव करना है, कर देता हूं, ध्यान से देखोगे। लेकिन देखो, सबसे पहला काम बॉडी का डायरेक्शन ऑफ एक्सलरेशन को दिखाना चाहिए, दिखा चुके हैं, समझा कि नहीं। दूसरा काम, बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम, इसमें फोर्स लगेगा, नीचे लगेगा mg m1g और इसमें नीचे लगेगा m2g, और रस्सी में टेंशन, रस्सी में टेंशन यहां पर T1 है। अब एक बात बताओ तो इधर का टेंशन, इधर का टेंशन, इधर का टेंशन क्या बराबर होगा? बताओ, पहले बताओ सोच के, क्या दोनों तरफ का टेंशन बराबर होगा? बोलो। इधर का टेंशन और इधर का टेंशन बराबर अगर होता, यहां पर लगाए, तो बॉडी घूमता ही नहीं। अब तुम ही बताओ, जितना टॉर्क इधर लगे, यानी जितना टेंशन ये होता उतने टेंशन ये होता है, तो बॉडी घूमता क्या? नहीं। कोई ज्यादा होगा तब ना घुमा पाएगा बॉडी को, यानी ये टेंशन ज्यादा होगा, यानी टेंशन दोनों तरफ बराबर नहीं होगा इस केस में, याद कर लेना। रस्सी मासलेस होते हुए भी, सेम रस्सी होते हुए भी टेंशन बराबर नहीं होगा रस्सी में। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर टेंशन बराबर हो जाएगा तो बॉडी नचा नहीं पाएगा बॉडी को, दोनों बराबर टेंशन हो जाएगा, तो बराबर होगा तो खींचेंगे तो घूम भी नहीं करेगा। बात समझ में आ गया? अब हो गया, सब कुछ रेडी है। इसका जो mg लगेगा उसको तो ये बैलेंस कर लेगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं। अब देखो इसके लिए, इस पर देखो नेट फोर्स क्या होगा, इसकी अगर बात करें, इसकी, इसका अलग बात करो, इसका अलग बात करो, सबका लिखो अलग अलग। इसका ट्रांसलेशनल मोशन, नेट फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन। नेट फोर्स मतलब चलाने वाला माइनस रोकने वाला, m1g माइनस T1 बराबर m1 इंटू ए, m1g माइनस T1 इज इक्वल टू m1 इंटू ए। इसमें देखो ये इधर जा रहा है बॉडी, तो नेट फोर्स इधर की तरफ लिखेंगे तो ये चलाने वाला, ये रोकने वाला, T2 माइनस m2g, T2 माइनस m2g नेट फोर्स बराबर मास गुना एक्सलरेशन। 2 नंबर। कितना अननोन है? एक अननोन T1 है, दूसरा अननोन T2 है और तीसरा अननोन A है। तो 2 अननोन 3 इक्वेशन, नहीं 3 अननोन 2 इक्वेशन है, तो सॉल्व हो पाएगा क्या? बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो एक इक्वेशन का जरूरत और पड़ेगा। तो वो है, ये तो मैं नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलेशन लिखे। अब लिखेंगे, ये हम लोग क्या लिखे, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलरेशन का काम किए। अब करेंगे नेट टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा का काम। नेट टॉर्क देखो, इस पर देखो, नेट टॉर्क इधर रोटेट कर रहा है तो नेट टॉर्क कितना होगा, T1g इंटू आर, T1g इंटू आर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, और कोई नहीं है, माइनस माइनस ये वाला T2 इंटू आर, इधर ये वाला टेंशन बॉडी को ऐसे रोटेट कराएगा और ये वाला टेंशन बॉडी को ऐसे रोटेट कराएगा, तो ये देगा क्लॉकवाइज टॉर्क और ये देगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। नेट टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा। अब देखो एक अननोन और आ गया, एक अननोन और आ गया, तो एक इक्वेशन और लाना पड़ेगा। नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, अल्फा और ए में रिलेशन चाहिए। तो अभी तो तुरंत बताए थे ना, यहां का एक्शन अगर ए है तो यहां का भी एक्शन ए होगा और ए बराबर अल्फा इंटू आर होगा। तो अल्फा बराबर ए बटा आर होगा, तो यहां T1 माइनस T2 इंटू आर बराबर आई इंटू अल्फा बराबर ए बटा आर। तो T1 माइनस T2 यहां बच गया, बराबर होगा आई इंटू ए बाय आर स्क्वायर। हो गया। तो अब देखो क्या करोगे, इसको 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 तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो, इसका 3 ये बुला लो, तीनों को जोड़ दो, यानी 1 + 2 अब +3 कर दो, 1 + 2 +3 कर दो। तो इसमें इसको जोड़ोगे, इसमें इसको जोड़ोगे तो
तो T1 से T1 गया, T2 से T2 गया, M1G माइनस M2G बचा, M1G बचा माइनस M2G बचा। लेफ्ट साइड खाली यही बचा, राइट साइड देखो A कॉमन है सब में, यहां बचा M1, यहां बचा M2, यहां बचा I बटा R स्क्वायर। A कॉमन M1 प्लस M2 प्लस I बाय R स्क्वायर। तो इस प्रकार से A बराबर आ गया M1G माइनस M2G नेट फोर्स बटा टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस I बाय R स्क्वायर। अब एक बात बताओ, क्या एग्जामिनेशन हॉल में इतना काम करोगे? ना बाबा ना, इतना काम तो पता भी रहेगा कि सवाल बनेगा तब भी डर से छोड़ देंगे, क्योंकि लगेगा कि समय ज्यादा लगने वाला है। जब दिमाग में आ जाएगा कि समय ज्यादा लगेगा तो छुएंगे नहीं सवाल को। लेकिन अगर ये टेक्निक पता रहे तब, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो सवाल जल्दी बन जाएगा। अब अगला देखो, तो अगला एग्जांपल ये देखो, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। क्या है? डिस्क है, डिस्क डिस्क है, यहां से बांध देते हैं, यहां से और इसमें लटका दिए हैं एक मास को, इसको लटका दिए और इसका मास मान लेते हैं m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I और रेडियस r, और मान लेते हैं ये डिस्क है। क्या मान लेते हैं? डिस्क है। तो पूछ रहा है कि इसका कितना एक्सेलरेशन होगा, ये पूछ रहा है। वही टेक्निक लगाओ, टेक्निक लगाओ। नेट फोर्स यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स, देखो टेंशन फोर्स इंटरनल है तो वो उसको कंसीडर नहीं करेगा, नेट एक्सटर्नल देखना है। तो नेट एक्सटर्नल इस सिस्टम पर खाली ये नहीं लग रहा है mg, तो A बराबर होगा नेट एक्सटर्नल फोर्स। नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? नेट एक्सटर्नल फोर्स है mg और डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है? इसका मास m है और इसका मास I बाय R स्क्वायर लेना है। हाँ, अगर डिस्क है तो I बराबर m R स्क्वायर बटे 2 होगा, तो I बाय R स्क्वायर के बदले में क्या ले लेंगे? m बाय 2 ले लेंगे। ध्यान रखना, यानी A इज इक्वल टू, चलाने वाला फोर्स था इसमें, रोकने वाला नहीं था, mg डिवाइडेड बाय m प्लस m बाय 2। अगर दोनों का मास बराबर होता तब, m और m बराबर होता तब 3m बटे 2 यानी 2g बटे 3 आंसर हो जाता। क्या बोला? इसको भी प्रूव कर दे? लो कर देता हूं, ठीक है। इसी में अगर इसका अल्फा लिखना होता तो क्या करते? A बराबर अल्फा इंटू R लिख देते, यानी अलग से अल्फा लिखना होता था, प्रूव कर देता हूं। अलग से अल्फा लिखना पड़ता तब, चलाने वाला टॉर्क माइनस रोकने वाला टॉर्क डिवाइडेड बाय टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो चलाने वाला टॉर्क क्या है? mg इंटू आर। चलाने वाला टॉर्क mg इंटू आर। अरे टॉर्क मतलब फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस O से, ये ना परपेंडिकुलर दूरी r है। तो mg इंटू आर चलाने वाला टॉर्क, रोकने वाला तो कोई है ही नहीं, और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना होगा? ये एक्सिस है, तो m r स्क्वायर, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I लिख देता हूं। ठीक है, ठीक है, रहने देते आइए के टर्म में, यही आंसर हो जाएगा, इसी के बराबर हो जाएगा। देखो ना, A बराबर अल्फा आर करके देखो ना, A बराबर अल्फा इंटू आर। तो अल्फा बराबर क्या होगा? नीचे R जाएगा, नीचे R जाएगा और ऊपर एक R से गुना कर दोगे, R बटा R हो जाएगा और एक R जाएगा तो mr स्क्वायर हो जाएगा, और ये R स्क्वायर जाएगा तो कैंसिल कर देगा, गुना भाग कर लोगे। कुछ कुछ फील आ रहे हैं, फील
जैसे इसी में बोलता है मास बराबर है, ओ प्रूव कर दें, प्रूव्ड, लो कर देता हूं, ऊपर में लगेगा टेंशन टी, इधर लगेगा टेंशन टी, इसके बारे में लिखो, इसके बारे में नेट फोर्स बराबर मास गुना एक्सलरेशन, ट्रांसलेशनल मोशन mg माइनस टी, पहले ट्रांसलेशनल मोशन को देखोगे फिर रोटेशनल को देखोगे, ट्रांसलेशनल mg माइनस टी बराबर m इंटू ए, अब रोटेशनल देखो t इंटू आर, टी इंटू आर, टॉ बराबर आई इंटू अल्फा। अब देखो यहां पर जो अल्फा होगा बराबर ए बटा आर हो जाएगा, यानी ए बराबर आर अल्फा, तो टी इंटू आर बराबर आई इंटू अल्फा के जगह ए बाय आर, यानी टी इज इक्वल टू आई इंटू ए बाय आर स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ दो, 1 प्लस 2 कर दो, अपने आप आ जाएगा, 1 प्लस 2 करोगे टी में टी कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा एम जी, और राइट साइड बचेगा यहां ए, कॉमन ले लिया तो यहां बचा एम प्लस आई बटा आर स्क्वायर, तो ए के जगह एम जी डिवाइडेड बाय एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर। मजा आ गया, यस। अब आगे इसको ध्यान से देखो, जैसे देखो यहां एक बॉडी है मान लेते हैं, और यहां पुली लगा हुआ है, पुली, ऐसे गया बॉडी और ऐसे करके पुली से गिर गया इससे, तो इसको हम लोग मान लेते हैं M1, इसको मान लेते हैं M1 और इसको मान लेते हैं M2, सही है। ये पुली है, इससे ऊपर गिरा हुआ, इसका मास m है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, रेडियस r है, डिस्क मान लेता हूं सबसे अच्छा रहेगा, डिस्क रहेगा तो I बराबर क्या लिखेंगे, एम आर स्क्वायर बटा 2, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, एम आर स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सवाल में बोल रहा है कि मान लेते हैं ये इधर गिर रहा है, तो इसका एक्शन इधर ए है तो इसका इधर ए, तो कितना होगा इस ए का वैल्यू, वही कहानी, ए बराबर चलाने वाला फोर्स, याद हो गया होगा, चलाने वाला माइनस रोकने वाला डिवाइडेड बाय टोटल मास। चलाने वाला यहां पर फोर्स कौन है पता नहीं चल रहा है ना देखो इधर कितना होगा m2g, इधर कितना होगा, अभी तक एक्सपर्ट नहीं बने हो, इधर होगा m1g साइन थीटा, याद नहीं रहता है, और इधर होता है m2g cos थीटा, ये सब जानते हो, m2g cos थीटा, ये सब पता है, नहीं पता, नहीं पता तो देखो इधर होता है mg, इसका इधर एंगल थीटा होता तो इसी का एक कंपोनेंट लेते हैं mg cos थीटा, दूसरा mg sin थीटा, ये असल में। तो चलाने वाला यहां पर समझ में आ रहा है कि नहीं, mg इधर, mg sin थीटा, mg cos थीटा, ये सब तो न्यूटन्स लॉ थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है कि नहीं, न्यूटन्स लॉ का आइडिया है ना। चलो, तो चलाने वाला कौन है यहां पर, चलाने वाला है यहां पर कौन, m2g, और रोकने वाला m1g sin थीटा, डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये m1, ये m2, और ये I बाय आर स्क्वायर, और I बाय आर स्क्वायर की जगह m बाय 2 लिख देंगे, जब जरूरत पड़ेगा तब लिख देंगे। तो मजा खुला कि नहीं दिमाग में। अगला देखो, अगला अब इसको देखो, बहुत मजेदार है, बहुत ही मजेदार है। बोलेगा कि डिस्क है, डिस्क को इस तरह से छोड़ दिए गिरने के लिए, इस तरह से, ठीक,
बहुत सिंपल है। अब बोलेगा इसका कितना एक्सलरेशन होगा ये बताओ, ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इसका एक्सलरेशन कितना होगा। इसको भी वो मेथड लगा सकते, इसमें भी लगा सकते हो, बन जाएगा। लगा के देखो, जैसे बना के दिखाता हूं। नीचे क्या लगेगा? mg लगेगा। बना के दिखाता हूं, ऊपर लगेगा t। उस हिसाब से क्या होना चाहिए? A बराबर नेट फोर्स, नेट फोर्स चलाने वाला mg है, अब बटा टोटल मास कोई नहीं है, इसका m है, प्लस घूमने वाले के कारण है, ट्रांसलेशनल के कारण m है, अब घूमने के कारण I बटा आर स्क्वायर। यही कैसे लगा दिए, यही समझ में नहीं आया है कि नहीं। प्रूफ कर देता हूं, तब समझ में आया कि सच्ची में कैसे लगा है। ये ऐसे ऐसे खुलेगा ना, ऐसे हो जाएगा इसका अल्फा। और ये जो होगा ना, ए बराबर अल्फा इंटू आर होगा। आर अल्फा कर देता हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये जो होगा ना, ये अल्फा, ए बराबर आर अल्फा हो जाएगा। इक्वेशन लिख के देखते हैं। mg माइनस टी बराबर m गुना ए, दूसरा t इंटू आर बराबर आई इंटू अल्फा। कहां कोई दिक्कत है? इसमें घुसा दो, इसमें t इंटू आर, आई अल्फा के जगह ए बाय आर, अल्फा के जगह ए बाय आर, टी इज इक्वल टू आई ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए आर स्क्वायर इधर दे दिया। थर्ड, ऐसा दो ही इक्वेशन है, तीन बन गया, कैसे बता दें, है तो दो ही ना। चलो तीसरा लिख देता हूं। अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ mg। सही है। और यहाँ एक कॉमन ले लो, एक कॉमन ले लो, बच गया यहाँ m, और यहाँ बच गया i बाय आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से a बराबर हो गया। यानी वैसे भी बना सकते हो नेट फोर्स। अब क्या करोगे? पूरे को सिस्टम मान लोगे, पूरे को, है कि नहीं। नेट फोर्स एक्सटर्नल mg बट टोटल मास, इसका ट्रांसलेशनल वाला प्लस रोटेशनल वाला दोनों मानना पड़ेगा। उस तरह का है नहीं, इसलिए बोल रहा हूं वो मेथड नहीं यूज होगा, लेकिन उसी स्टाइल में बना सकते हो। नेक्स्ट देखो, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखोगे, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। क्या है? देखो देखो क्या है। ये एक बड़ा सा पुली है और ये एक छोटा सा पुली है, ठीक। अब दोनों में क्या बात है? देखो, दोनों के ऊपर एक बेल्ट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बेल्ट। क्या लगा हुआ है? बेल्ट लगा हुआ है। लगा दिए बेल्ट। ये कलर जो है ना, ठीक नहीं लग रहा है, बेल्ट का कलर दूसरा दे देता हूं। यानी इस पर बेल्ट लगा हुआ है। ये क्या है? बेल्ट, ठीक। और इसका सेंटर यहां पर है और इसका सेंटर यहां पर है, और ये मोटर से ड्राइव हो रहा है मान लेते हैं। बहुत जगह देखा होगा ऐसा, कार में लगा रहता है, मोटरसाइकिल में भी लगा रहता है। नहीं समझ में आया? साइकिल में भी लगा रहता है, चेन रहता है ना, बेल्ट है। क्या है? ये यहां पर बेल्ट है। छोड़ो, ये यहां पर क्या है? बेल्ट है। जैसे थ्रेसर मशीन वगैरह देखे हो, गेहूं गेहूं वाला थ्रेसर मशीन, मक्के वाला, उस सब में भी रहता है, बेल्ट से जुड़ा हुआ रहता है। एक मोटर ड्राइवन है और ये इसको, इसके चलते ये घूमेगा। इसका रेडियस हम मान लेते हैं R1 है और इसका रेडियस मान लेते हैं R2 है। बोलेगा इसका एक्सलरेशन अगर अल्फा 1 है और इसका एक्सलरेशन अगर अल्फा 2 है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन। या बोलेगा कि इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है और इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है, तो ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 में क्या रिलेशन होगा।
इस तरह से सवाल पूछे देगा। हाय रे दैया, मतलब ऐसे करके परेशान नहीं होना है। दोनों में कुछ ना कुछ बात तो जरूर कॉमन होगा, तब ना दोनों में रिलेशन बनेगा। जब तक दोनों में कुछ बात कॉमन नहीं होगी तब तक रिलेशन कैसे निकलेगा। यानी दोनों में रिलेशन पूछ रहा है तो इसका मतलब रिलेशन है तो कुछ बात कॉमन जरूर होगा। तो खोजना है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो दोनों में कॉमन है। हाँ, कॉमन पॉइंट, कॉमन बात जानते क्या है? कॉमन बात है कि यहां का पॉइंट, यहां का पॉइंट, यहां का पॉइंट, यहां का सबसे ज्यादा स्पीड कहां का होगा बताओ तो। समझ में आ गया। जितना स्पीड यहां का उतने स्पीड यहां का, ये समझ में आ गया मुझे। और जितना एक्सलरेशन यहां का उतने एक्सलरेशन यहां का। हाँ, उसी प्रकार से यहां और यहां की बात होगी, उतने स्पीड यहां का उतने ये यहां का, यानी सेम होगा ये दोनों। नहीं, भी सेम होगा। अगर भी सेम होगा तो लिखेंगे ω1 R1 ω2 R2। ए सेम है तो α1 R1 α2 R2। ये तो मस्त कॉन्सेप्ट है सर, मस्त कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट? मस्त कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है बात? सवाल में बोलेगा कि रेडियस का दे देगा वैल्यू, रेडियस का वैल्यू दे देगा, बोलेगा दोनों का सेम काइनेटिक एनर्जी है तो यही सब कुछ ना कुछ रिलेशन पूछते रहेगा, ω1 ω2 का α1 α2 का रिलेशन। तो समझ में आ गया कि नहीं? दोनों का कॉमन कुछ निकाल दोगे और कॉमन में रिलेशन निकाल दोगे, तुरंत आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, फिर इस तरह के सवालों से मुलाकात जल्द होने वाला है तुम्हारा। अब सीट में जाओगे आगे, जानते हो क्या बता रहे हैं? कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ताकि जब टॉपिक सवाल सामने आए ना तो दिमाग चले। तो वो सॉफ्टवेयर तुम्हारे अंदर डालने का कोशिश कर रहा हूं। जब ये सॉफ्टवेयर जाएगा ना तो अपने दिमाग चलेगा। तो कुछ और कॉन्सेप्ट सीखो। जैसे देखो, जैसे बोलेगा क्या बोलेगा, ध्यान से देखो, कुछ बोलने दो इसको। जैसे कहानी है कि ये फिक्स कर दिया था और इधर लगाया T1 और इधर लगाया T2 और पूछा जा रहा था कि इसका एंगुलर एक्सलरेशन कितना होगा, ये पूछा जा रहा था। और ये सवाल कुछ अलग टाइप का है। देखो, इधर लग रहा है T1 मान लेते हैं और इधर लग रहा है T2 मान लेते हैं, और ये वर्टिकल प्लेन में जा रहा है, वर्टिकल प्लेन में जा रहा है, तो इधर mg लगेगा। तो बोल रहा है कि मान लेते हैं T1 ज्यादा है T2 कम है, या मान लेते हैं T2 ज्यादा है T1 कम है, तो ऐसे इसका अल्फा भी होगा। तो पूछ रहा है कि इसका एंगुलर एक्सलेशन कितना होगा और इसका कितना होगा। यानी इसमें हम लोग तो क्या किए थे, फिक्स था इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसमें इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन खुद मूव कर रहा है। यानी ये वाला जो है ना प्योर रोटेशनल मोशन है, और ये ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन है, दोनों है नहीं। ये दोनों मिलके अगर इससे ज्यादा होगा तो ऊपर भाग जाएगा, और ये ज्यादा हो ये कम हो दोनों मिला के तो नीचे भाग जाएगा। मैं नीचे ही भगा देता हूं इसको, नीचे भागता हुआ बात कर देता हूं, ठीक है। ऊपरे भागने दो। एक सवाल है पूछा है ओलंपियाड में, ऊपरे भगाया था, ठीक है, मैं भी ऊपर भगाता हूं। तो इसमें अल्फा बराबर कितना होगा? इसमें तो आसान है, नेट टॉर्क बराबर I इंटू अल्फा, नेट टॉर्क बराबर I इंटू अल्फा। तो इसका रेडियस मान लेते हैं R है, तो इधर वाला टॉर्क लगेगा T1 इंटू R, इधर वाला ई वाला टॉर्क नहीं, इधर इधर घुमा रहे हैं ना, इधर घुमा रहे हैं, तो इधर घुमा रहे हैं तो ये टॉर्क ज्यादा होगा, ये वाला टॉर्क ज्यादा होगा, तो इसलिए लिखेंगे T2 इंटू R। ये टॉर्क इधर घुमेगा यानी ये टॉर्क चलाएगा और ये टॉर्क रोकेगा, तो T1R, T2 माइनस T1R टॉ बराबर I इंटू अल्फा।
यानी T1 माइनस T2 इंटू आर बट्टा आई कर देंगे, यहां से अल्फा आ जाएगा। यहां पर देखो नीचे भागाना है कि ऊपर भागाना है, सेंटर ऑफ मास को ऊपरे भागाओ, ऊपरे भागाओ। सेंटर ऑफ मास में भी एक्सलरेशन है, यानी यहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। यह जैसे यहां पर नेट फोर्स जीरो था, जितना टेंशन नीचे था उतने ऊपर ही लगा रहा होगा सपोर्ट। यहां पर सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है, यहां सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा था, यहां सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है। तो पहले ट्रांसलेशनल वाला देखो, T1 प्लस T2 माइनस mg बराबर m इंटू ए सेंटर ऑफ मास लिखेंगे। ये समझ में आ गया। और ये अल्फा कैसे निकालेंगे, तो नेट टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा। नेट टॉर्क, तो नेट टॉर्क कौन देगा, T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर। ये घुमाएगा इधर, ये होगा T2 इंटू आर, इधर टॉर्क, उल्टा टॉर्क हुआ T1 इंटू आर। तो नेट टॉर्क हुआ T2 आर माइनस T1 आर, और नेट टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा। तो इस प्रकार से हम लोग जरूरत पड़ने पर निकाल लेंगे। लेकिन एक बात समझना, ए सी एम बराबर अल्फा मत करना, ये होता है। अगर ऐसे जाएगा ना, तो अगर इस पॉइंट का एक्सेशन अगर ए होगा, तो ये ए बराबर अल्फा इंटू आर होगा। कंफ्यूज मत करना, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अल्फा इंटू आर होगा, अल्फा इंटू आर होगा, और इसका होगा एसीएम यहां अलग। सवाल आने दो, मजा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है सवाल में, देखो ये एक सिलेंडर या कुछ डिस्क है, और इधर से एक धागा लगा के 25 न्यूटन का फोर्स लगा के 2 मीटर उसको नीचे खिसका देते हैं। कितना खिसका देते हैं, 2 मीटर। तो सवाल में बोल रहा है कि कितना होगा, इसका पहला पार्ट में बोल रहा है कितना होगा एंगुलर एक्सलरेशन। फर्स्ट पार्ट का देखते हैं। तो एंगुलर एक्सलरेशन निकालने में क्या करेंगे हम लोग, एंगुलर एक्सलरेशन निकालने में हम लोग क्या करते हैं, टॉ बराबर आई अल्फा का यूज करते हैं। टॉ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा का यूज करेंगे। तो टॉर्क पहले देखना पड़ेगा। टॉर्क, रेडियस इसका 20 सेंटीमीटर है, तो टॉर्क इसके अबाउट कितना लगेगा, यहां है 20 न्यूटन का फोर्स, फोर्स हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ आर। तो टॉ जो है ना, टॉ बराबर है, फोर्स है 25 न्यूटन, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0.2 मीटर, ये हुआ टॉर्क। और इस टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा होगा। आई निकाल के रख लेते हैं अलग से। आई इज इक्वल टू कितना होगा, डिस्क या सिलेंडर होगा तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बटा 2 होगा। एम के स्थान पर 20 kg दे देंगे, और आर के स्थान पर 0.2 सेंटीमीटर है ना, तो मीटर में बदल दिए, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2। तो ये 10 हो गया, और ये 0.04 था नहीं, तो इस तरह से 0.4 kg मीटर स्क्वायर आ गया। तो इसी टॉ बराबर हम लोग क्या कर देंगे, आई इंटू अल्फा कर देंगे, नहीं तब आई इंटू अल्फा कर देंगे, और आई बराबर यहां 0.4 है, और अल्फा निकालना। तो अल्फा बराबर कितना हो गया, 25 दूना 50, पॉइंट तो कट जाएगा ना, 50 बट्टा 4 हो जाएगा। 25 गुना 2, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 25 गुना 2 50, अब 50 बट्टा 4 बराबर हो जाएगा 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। पहला का बात समझ में आया, क्या कह रहा था, एंगुलर एक्सलरेशन क्लियर हो गया। दूसरा में बोल रहा है कि 2 मीटर खींचने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन का कॉन्सेप्ट जानते हो, क्या होता है वर्क डन, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जिस पॉइंट पर फोर्स लगा, यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जिस पॉइंट पर फोर्स लगता है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स इनटू जिस पॉइंट पर फोर्स लगा उसका डिस्प्लेसमेंट। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं देखना है। फोर्स लगा 25 न्यूटन और जिस पॉइंट पर फोर्स लगा वो गया 2 मीटर। तो वर्क डन बराबर जो होगा वो होगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स है 25 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर।
इस प्रकार से 50 जूल का वर्क हो गया। कितना हो गया? 50 जूल का वर्क डन। समझ में आ गया? तीसरा इसमें कह रहा है इसमें कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस व्हील एट दिस मोमेंट, व्हील स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। बहुत आसान है। तुमको पता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। शुरू में ओमेगा नॉट इसका 0 था, अब बाद में ओमेगा हुआ। ओमेगा नॉट 0 था, बाद में ओमेगा हुआ। तो उस ओमेगा का वैल्यू अगर पता चल जाए तो ये आ जाएगा। यानी वर्क डन बराबर अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो हाफ आई फाइनल ओमेगा माइनस इनिशियल का ओमेगा, यानी हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर मुझे पता चल जाए आई का वैल्यू और ओमेगा का वैल्यू तो वर्क डन का पता चल जाएगा। ऐसे वर्क डन 50 जूल निकला हुआ है, तो इसका मतलब यही वर्क डन जो 50 जूल है बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। और चूंकि शुरू का काइनेटिक एनर्जी 0 है तो इसका मतलब बाद का काइनेटिक एनर्जी यही 50 जूल के बराबर हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं? इसका मान कितना हो जाएगा? ये 50 है तो ये 50 हो जाएगा। निकाल के भी देख सकते हो, यहां से इसको निकालोगे तो 50 जूल आएगा। कैसे? सीख लो कॉन्सेप्ट। ओमेगा का मान कैसे निकालोगे? ओमेगा अल्फा दे दिया, अल्फा बराबर है 12.5, तो ओमेगा बराबर क्या होगा? ओमेगा चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन तुमको ये काम दे रहा हूं निकालने का। देखो इस पर कितना, ये 2 मीटर आया तो इसका मतलब इस पर कितना घुमा? 2 मीटर। 2 मीटर घुमा तो एंगल आया कितना इसके बदले में? ये देखो ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2a एस, ये तो आया 0, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2, अल्फा के जगह 12.5, थीटा के जगह कितना ले लोगे? 2 मीटर घूमने से थीटा कितना आएगा समझो। देखो ये 2 मीटर अगर आएगा तो एंगल बराबर कितना होगा? एंगल बराबर आर्क बटा रेडियस, रेडियस है 20 सेंटीमीटर, यानी 2 मीटर बटा 0.2। समझ में आया? 2 मीटर बटा 0.2 मीटर। तो इस प्रकार से ये 0.2 से ये 0.2 कैंसिल हो गया। 125 गुना 2 बराबर 250। 250 आया ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, रख दो यहां पर। हाफ आई बराबर 0.4 ओमेगा स्क्वायर 250, तो इस प्रकार से हो जाएगा 50 जूल। वाह, हम तो ऑलराउंडर हो गए। कैसे ऑलराउंडर हो गए? वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी वर्क डन 50 जूल है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 50 जूल होगा, एक तरीका। दूसरा तरीका कि वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और शुरू का काइनेटिक एनर्जी 0 था, हो गया। और ओमेगा निकाल के भी हम लोग इसमें कर दिए। हो गए ना स्मार्ट? अब अगला कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखोगे। क्या कहेगा सवाल में? पहले ये समझो। बोलेगा कि ये एक सिलेंडर है और सिलेंडर से ये रस्सी लगा हुआ है और जिसका कि मास m है, और इस सिलेंडर का भी मास, इसका मास अगर m है तो इसका मास भी m हो सकता है, या सेम मास दे दिए, m मास दे दिए। इसका भी मास m है, रेडियस r है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। तो सवाल में बोलेगा कि इसको अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा? ऐसे गिरेगा ना। तो कहता है ये जब h हाइट गिर जाएगा नीचे, कितना गिर जाएगा? h हाइट जब नीचे गिर जाएगा तो इसका कितना होगा वेलोसिटी, या इसका कितना होगा ओमेगा, इस तरह का बात करेगा। बात समझ में आया? जब ये h हाइट नीचे गिर जाएगा, तो इसका कितना होगा वेलोसिटी, ये बताओ। या बोलेगा इसका कितना होगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा,
ये बताओ। क्वेश्चन ध्यान से समझ में आया? तो इस तरह के सवाल को कैसे हैंडल करोगे। अब एक बात समझो, नीचे जब आएगा तो उसमें एक्सलरेशन होगा, तो स्पीड इसका बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। जैसे पढ़े हो इस तरह से, जैसे कि मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये कोई बॉडी है, शुरू में वेलोसिटी u है, अब बाद में वेलोसिटी v हुआ, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखते हो? u स्क्वायर प्लस 2as लिख देते हो। s इसका दूरी गया यहां से यहां, और u बराबर यहां 0 हो तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लिखेंगे, तो v इज इक्वल टू 2as का अंडर रूट। ठीक उसी प्रकार से यहां जब आएगा तो u बराबर तो 0 था और एक्सलेरेशन अगर a है तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा और s की जगह h। यानी अगर a का मान पता चल जाए तो v बराबर आ जाएगा, और यही v बराबर जब ले आएंगे तो बराबर ओमेगा इंटू आर हो जाएगा। वाह, यानी यहां का भी और यहां का भी तो सेम होगा, यहां का भी और यहां का भी तो सेम होगा, और v बराबर ओमेगा आर कर देंगे। मजेदार है। तो यानी a निकालेंगे तो काम हो जाएगा, और a निकालने में तो हम लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं। a बराबर चलाने वाला फोर्स कौन सा है? mg है ना, चलाने वाला फोर्स है mg, रोकने वाला तो कोई है ही नहीं। टोटल मास m प्लस आई बाय आर स्क्वायर। चूंकि यहां पर डिस्क है तो I बराबर एम आर स्क्वायर बाय 2 होगा, एम आर स्क्वायर बाय 2 होगा, तो I बाय स्क्वायर बराबर m बाय 2 होगा, यानी mg m प्लस m बाय 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा और कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2g बाय 3 हो जाएगा। और इसमें पुट कर दो v के जगह 2 इंटू a के जगह 2g बाय 3 इंटू h कर दिए ने, बराबर हो जाएगा 4gh बाय 3। ठीक, v का मान आ गया। अगर ओमेगा बराबर निकालना होता तो ये v बराबर ओमेगा इंटू आर कर देते, और ओमेगा बराबर हो जाता है 1 बाय आर इंटू 4gh बाय 3। मजा आया। इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते हो। देखो ध्यान से, ऊपर से जब बॉडी नीचे आएगा तो इसमें एक काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी होगा, लेकिन इसका पोटेंशियल एनर्जी जैसे था वैसे रहेगा। इसका पोटेंशियल एनर्जी, बॉडी नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगा। तो हम लोग जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। देखो अगला पेज में बताता हूं, फिर से बनाते हैं इसको। h हाइट नीचे गिरा, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ते हो? क्या होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल बराबर फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अगर एक्सटर्नल फोर्स ना हो, ध्यान रखना यहां mg कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, mg यानी अर्थ और ये बॉडी को एक सिस्टम माना जाता है। तो अर्थ के कारण जो फोर्स लगता है ना, उसको एक्सटर्नल में काउंट नहीं करेंगे, उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ले चुके हैं, यानी वो सिस्टम में काउंट हो गया। यानी ये बॉडी और अर्थ एक सिस्टम है। और यहां फ्रिक्शन भी नहीं है, सवाल में बोलेगा कि एक्सेल यानी धुरी के द्वारा पुली पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ऐसा बोल देगा। तो यानी फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं, तो वर्क डन में फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब EF बराबर EI, और EF मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो इसी में हो जाता है UI माइनस UF बराबर KF माइनस KI। ये सब हम लोग को पता है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर
गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ये हम लोगों को भली भांति पता है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा तो काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा। ये तो क्या बताया, वर्क एनर्जी थ्योरम बताया तुमको, इसको लगा सकते हैं इसमें। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है यहां पर, mgh है, यानी ऊपर से नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, और काइनेटिक एनर्जी का गेन है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का गेन आएगा हाफ mv², और इसमें काइनेटिक एनर्जी का गेन आएगा ना हाफ I ω²। अब या तो v को ओमेगा में बदल दो, चाहे ओमेगा को v में बदल दो। v बराबर पता चल चुका है कि ओमेगा इंटू आर होगा, v बराबर ओमेगा इंटू आर होगा। लिख देते हैं mgh हाफ mv², हाफ I की जगह क्या रख दोगे, mr²/2, और ओमेगा इज इक्वल टू v बटा आर, यानी v²/r² होगा, r² से r² कैंसिल, तो यहां हो जाएगा हाफ mv² को कॉमन ले लेते हैं तो 1 + 1/2 आ जाता है। यहां mgh था तो m से m यहां कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू ये 3/4, 3/4 v² बराबर gh, तो v² इज इक्वल टू 4gh/3, तो v इज इक्वल टू 4gh/3 हो गया। यही v बराबर ओमेगा इंटू आर कर देंगे, तो इस तरह से ओमेगा भी निकल जाएगा, इतना बटा आर। मजा आ गया, क्या आ गया, मजा आ गया। आगे देखो, अब कुछ और कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं। देखो वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, लास्ट डे में इंडिया ने पाकिस्तान को धो डाला। तो कैसे धो डाला, सारे खिलाड़ी ने तैयारी की होगी निश्चित रूप से। तो हम लोग भी कॉन्सेप्ट का तैयारी करेंगे और उसके बाद चौकों छक्कों की बरसात कर देंगे। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझोगे। सवाल में क्या कर रहा है, देखो सवाल में कह रहा है कि मान लेते हैं ये कोई डिस्क है, मान लेते हैं, समझोगे ध्यान से, ये कोई डिस्क है, ठीक, और ये डिस्क जो है ना रोटेट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से, या ओमेगा से ही मान लो, या ओमेगा नॉट से ही मान लो। अब बोलेगा इसको रोकने में कितना टॉर्क लगेगा, या इस तरह से भी हो सकता है ये कोई बॉडी हो और ये कोई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हो, ऐसे ऐसे घूम रहा हो, जैसे पंखा ही है, कोई भी बॉडी हो सकता है जो घूम रहा है पहले से। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ओमेगा नॉट के बदले ओमेगा ही दे दो, कोई बात नहीं। तो बोल रहा है कि इसको रोकने में कितना टॉर्क लगेगा, रोकने में कितना टॉर्क लगेगा। अब तुमको पता है टॉर्क बराबर होता है I इंटू अल्फा, यानी एक तरह से इनडायरेक्टली बोल रहा है कि अल्फा का मान बताओ। यानी क्या पूछेगा, टॉर्क बताओ, टॉर्क बराबर व्हाट, इसको रोकने में। तो हम लोगों को तो पता है कि टॉर्क बराबर I इंटू अल्फा होता है। तो एक तरह से समझो कि अल्फा का वैल्यू बोल रहा है निकालो, यही कहना चाह रहे हो, अल्फा का वैल्यू निकालो। तुमको पता है कि अगर ऐसे घूम रहा है तो इसको रोकने के लिए टॉर्क का डायरेक्शन यानी फोर्स का डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और रोकना है तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज में लगाना चाहेगा रोटेशन, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन इसका उल्टा होना चाहिए। ये बात समझ में आता है कि नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन को उल्टा होना पड़ेगा। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि कोई गाड़ी अगर रोड पर जा रही है, मान लेते हैं कोई एक रोड है और इस रोड पर एक गाड़ी जा रही है, ठीक, गाड़ी जा रही है, गाड़ी का शुरू में स्पीड है v और बाद में स्पीड हो गया 0, तो गाड़ी तो इधर जा रही है, तो हमको एक्सेलरेशन किधर लगाना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा। ब्रेक लगाना मतलब मोशन के अपोजिट में फोर्स लगाना, यानी रिटार्डेशन यानी एक्सेलरेशन देना। तो उसी प्रकार से ऐसे अगर रोटेट कर रहा है
और उसको रोकना है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में हमको टॉर्क लगाना पड़ेगा, तब जाके रुकेगा। तो इस तरह के सवालों को दो तरह से पूछेगा। एक पूछेगा कि t बराबर t टाइम में रोकने के लिए कितना टॉर्क लगेगा, यानी यहां पर t गिवन हो सकता है, t गिवन हो सकता है या थीटा गिवन हो सकता है। थीटा गिवन मतलब टी गिवन मतलब बोलेगा कि 5 सेकंड में रुक जाए इसके लिए टॉर्क कितना होगा, जैसे बोलेगा 5 रोटेशन में रुक जाए उसके लिए टॉर्क कितना होगा। तो बड़ा आसान है, तो क्या करोगे,